जो हमारी मोटिवेशन थी टू मूव आउट ऑफ दुबई, उसका जो उस वक्त रीजन था, जो आज भी बाय द वे वी स्टिक टू इट, बच्चों को रेज करना बहुत मुश्किल है। हर तरफ एक लग्जरियस एनवायरनमेंट है, बच्चों की बहुत एक्सेसिबिलिटी है, या जो आप कह सकते हैं बहुत कंज्यूमरिज्म है। यूएस में, कनाडा में, बाकी जगह भी नजर आएगा, लेकिन इट इज नॉट ओवर आर्चिंग, यानी वो हर जगह आपको नजर नहीं आएगा। और मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में भी कहा हुआ है कि अपने बच्चों को आप खुद रेस कर रहे होते हैं, वो आपको रेस नहीं कर रहे होते। मेरे पास एक 10 साल पुरानी गाड़ी है और वो वही मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को भी बोलता हूँ कि यार जो मेरी तरफ से तुम लोगों को लीड्स आती हैं और तुम लोगों के पास मुझसे बेहतर गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को खुलेआम बताता हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी है। And these people are basically living in Middle East, and without any exaggeration, Wali, they were asking about क्वेश्चंस लाइक कि क्यों हम पे चेक टू पे चेक है इवन व्हेन लिविंग इन दुबई, क्यों हमारी कोई सेविंग नहीं होती, या सेविंग है तो बहुत मिनिमल सेविंग है कंपेयर टू द मनी वे मेकिंग। फेरोज की भी अगर आप वीडियोस देखें तो you'd see that majority of it is, most of it is in North America after coming to Canada, because we're more on the saving side of things. We obviously, it's not like we अच्छा don't अच्छा, ये spend. बात मुझे मुझे नहीं आइडिया थी। अच्छा, मुझे नहीं पता थी। तो फिर जी, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी बहरोज़ ने भी। और ये वीडियो प्लीज आप उससे इस पे भी वीडियो बनाएं कि हाँ। ये पर्सपेक्टिव, ये उन्हीं का पॉइंट है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच बेरोज एंड मी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। तो इसीलिए हुँ। मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ कि प्लीज आप दुबई मत जाएं अगर आपके बच्चे हैं जो लोग यहाँ रहते हैं। आई जस्ट टेल देम डोंट गो टू दुबई। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में सिंगल इनकम पे सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक हुँ। वो ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आउटसाइड ऑफ वर्क हमारी लाइफ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है लोगों के पास ऑप्शंस वहाँ पे, माँ सिवाय मॉल्स के, और जो भी डिफरेंट उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट की हुई हैं। सो कैसी हैं बतूल? अस्सलाम वालेकुम वली, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स फॉर वालेकुम हैविंग मी सलाम। अगेन। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट गई थी लास्ट हमारी, ऑलमोस्ट आई थिंक 90 प्लस के व्यूज़ उसके हो जी। गए थे और लोगों ने बड़ा उसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के रिएक्शंस दिए थे, तो मैंने कहा था थोड़ा-सा उसको भी क्लैरिफ़ाई कर देते हैं जो उसके नेगेटिव रिएक्शंस थे। ऑल्दो कि वो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ़ टाइटल देखकर उसको उस पे कमेंट कर दिया था, उसकी पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी थी। अगर जी। आप पूरी पॉडकास्ट देखते तो बिल्कुल भी उसके अंदर कोई एज़ सच इतना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं था। बाकी मैंने बहरोज़ से मेरी बात होती रहती है, बाय द वे अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो पुरानी पॉडकास्ट भी जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक लगा दिया है। बहरोज़ की वाइफ़ हैं बतूल, और लास्ट हमारी पॉडकास्ट हुई थी अबाउट डू नॉट कम टू कनाडा। तो उसमें बहुत सारे रीज़निंग थी, बहुत सारी बातें थी, तो वो हम अलग से अगेन मैंने जो इंट्रोडक्शन में जिस तरह से कहा वो उसमें आप उसको उसको ज़रूर देखिएगा जाकर, ताकि एक बिल्टअप हो जाए स्टोरी। मेरे अभी रिसेंटली कुछ फ्रेंड्स मूव किए हैं वापस कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जो पहले दुबई में थे या नहीं भी थे दुबई, तो अभी वो मूव किए इनफैक्ट यूके से भी। तो थोड़ा-सा मैं पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा था अमेरिकन एज़ एन अमेरिकन रेज़िडेंट, शायद आप लोग अभी सिटिज़न तो शायद नहीं हुए। तो हाँ, तो एज़ एज़ एन अमेरिकन रेज़िडेंट, तो यूएस रेज़िडेंट के हिसाब से आप लोग क्या सोचते हैं और क्यों इस तरह का है कि आपको लगता है कि आप शायद वापस दुबई मूव ना करें? तो थोड़ा-सा अपना अपने बारे में पहले बताएँ और अभी कहाँ पर हैं? दुबई जब थी उस टाइम पर आपने किस तरह से आप लोगों की लाइफ़ थी यहाँ पर और उसके बाद कनाडा मूव हुए थे आप लोग फिर, उसके ऊपर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें प्लीज़? थोड़ा-सा इंट्रो में, जैसे कि वली ने बात की, अगर आप वो पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें काफ़ी मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था कि दुबई में कैसे थे और फिर कैसे मूव किया हमने कनाडा। थोड़ा-सा मैं अभी भी बताती चलूँ तो दुबई हम रहे हैं राउंड अबाउट 6 साल। हमने मूव किया था 2011 में, और फिर 2017 में वी मूव टू कनाडा। तो हम बच्चे हमारे दोनों वहीं पैदा हुए, और at the time Behrouz was working and I was not working, so I had taken a kind of an extended maternity leave, और 2017 में we actually moved to Canada, और उसके बाद 2017 से 2022 तक हम कनाडा में थे, और फिर लास्ट आप समझें कि 1.5 2 साल से अब हम जो है वो यूएस में हैं, यूएस मूव हुए थे हम बिकॉज ऑफ आवर जॉब्स। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो था। टू योर पॉइंट वली, के ख्याल आता है या नहीं आता, तो बिल्कुल आता है, और जब कनाडा में थे तब ज़्यादा आता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि वापस चले जाते हैं, पासपोर्ट मिल जाएगा, सिटीजनशिप हो जाएगी। तो दूसरे हमारे दोस्त अहबाब भी जो आए हुए थे दुबई या मिडल ईस्ट से, तो उनसे अक्सर ये डिस्कशन रहता था कि जाना चाहिए वापस या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा और बेरोज़ का काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है ओवर द इयर्स। तो जब हम कनाडा में थे, ख़्याल आता था, बिल्कुल आता था। लेकिन
फिर ऑब्वियसली सोचते थे कि क्यों आए थे सब छोड़-छाड़ के, और दैट गिव्स यू अ बिट ऑफ अ पर्सपेक्टिव। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर, और ये मैं उन लोगों से भी कहूँगी जो ऑडियंस पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो कि कनाडा या मिडल ईस्ट या कहीं भी मूव करना चाहते हैं, अगर आपकी 2 जगहों पे टाँग फँसी हुई है ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टू बेसिकली मेक द मूव मेंटली भी। आप एक जगह चले जाते हैं, लेकिन फिर आप वहाँ सेटल नहीं हो पाते हैं, मेंटली आपको लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो वन शुड टोटली फॉरगेट अबाउट जो आपका था पास्ट, या जो आपने डिसीजन मेकिंग पहले की है, जिसके बेसिस पे अब आप जहाँ हैं, वहाँ पे आप फुली अपने आप को जो है वो उस जगह को एम्ब्रेस करें। तो मैंने और बहरोज़ ने ये काफ़ी किया, और हमारी इस पे काफ़ी वीडियोज़ भी हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखें, कि हमने फुली एम्ब्रेस किया कनाडा को। तो हमारे लिए वो फिर थोड़ा-सा चेंज होता गया, लाइक हमें उतना ख़्याल नहीं आता था कि वी शुड गो बैक, एंड फॉर सम रीज़न्स व्हिच आई विल मेंशन इन द वीडियो। तो राइट। आई कैन तो गो अहेड विद द अच्छा, अगर हम लेट्स से आपके थॉट प्रोसेस को पॉइंट बाय पॉइंट लें, और मैं आपसे कहूँ कि आप, जैसे मुझे आपकी हिस्ट्री पता है कि आप पाकिस्तान से आप लोग मूव किए थे दुबई, एंड यू यू गाइस वर हैविंग अ ब्लास्ट ऑफ द टाइम, जिस हुँ, टाइम पर आप दुबई में थे, क्योंकि बहुत अच्छी बहरूज की जॉब भी थी, यू डोंट हैव टू वर्क, सब कुछ सही था। उसके बाद आपने एक स्टेप लिया और कैनेडियन इमिग्रेशन हुई, तो कनाडा चले गए, और बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी किसी भी सपोर्ट सिस्टम के आप लोग चले गए थे वहाँ पर। वो अलग स्टोरी है कि बहरोज़ बाद में आए थे, लेकिन फिर भी मतलब मूव जब आप लोग किए कंप्लीटली, तो कोई जॉब वॉब नहीं थी। तो नहीं, वहाँ पर जाने के बाद उसके वहाँ पर जॉब वॉब मिली, उसके बाद आपने लाइफ़ बिल्ट अप की वहाँ पर, और उसके बाद अब आप यूएस के अंदर हैं। तो अब इतना टाइम गुज़रने के बाद आप लोग मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट 7 इयर्स 8 इयर्स हो गए आपको, जी, दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट कनाडा, 8 यूएस। इयर्स जी। हुँ, हाँ, तो अगर अब आपको बोला जाए, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो अभी भी आने को तैयार हैं, और बल्कि कुछ लोग आए भी हैं वापस, और दे आर हैप्पी कमिंग बैक टू दुबई फ्रॉम कनाडा, और इवन यूके से कुछ लोग आए हैं अभी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं आए हैं जो कभी दुबई में नहीं रहे थे। पाकिस्तान से डायरेक्ट वो यूके गए थे या ऑस्ट्रेलिया गए थे, और अब वो दुबई आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा उसको कह रहे हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस किसी का भी इतना बुरा नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अब आप मुझे ये बताएँ कि पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपसे मैं पूछूँ कि क्या रीज़न है आपका कि आप कहती हैं कि जो है ना वापस आना, या उस टाइम पर आप जो मूव किए थे, तो आपको बेहतर है कि आप लोग मूव कर गए थे दुबई से और अब वापस नहीं आना है? सो अगर आप एक्सपैट हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी पैसे भेजते रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी हों, किसी भी रीजन के अंदर हों, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से पैसे भेज सकते हैं। मैंने यूएई से मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान पैसे भेजे हैं, और बहुत अच्छा रेट भी मिलता है मुझको। और अच्छी बात ये है कि पहली दफ़ा यूज़ करने के ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या कहीं और किसी और मुल्क से पैसे भेज रहे हैं, तो आपको $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है, अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने जब पैसे भेजे थे, तो विदिन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो ये हाइलाइट करना है कि जो हमारी मोटिवेशन थी टू मूव आउट ऑफ दुबई, टू एंड बेसिकली आउट ऑफ मिडल ईस्ट एज़ सच, मतलब दुबई नहीं इन पर्टिकुलर, हम कहीं और भी जा सकते थे मिडल ईस्ट, लेकिन वी प्रेफर्ड टू मूव टू नॉर्थ अमेरिका। और उसका जो उस वक़्त रीज़न था, जो आज भी बाय द वे वी स्टिक टू इट, वो ये था कि बच्चों को रेज़ करना बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से और बहरोज़ के हिसाब से। और आई थिंक इसमें अगेन ये मेरा ओपिनियन है, डिस्क्लेमर हुँ, मैं दे हुँ। दूँ। देयर आर पीपल हू ऑब्वियसली फाइंड इट ईज़ियर, लेकिन हमारे लिए बहुत वो चैलेंजिंग हो रहा था टू सी के हर तरफ एक लग्ज़रियस एनवायरनमेंट है, बच्चों की बहुत एक्सेसिबिलिटी है टू दैट लग्ज़री, और ईज़ ऑफ एवरीथिंग। और उससे होता ये कि बड़े से बड़ा, बेहतर से बेहतर, बिगर से बिगर गाड़ी ले लें, बंगला ले लें, हर चीज़। तो गैजेट्स हो गए बच्चों के पास, तो लग्ज़री जो है वो बहुत ईज़िली और बहुत एक्सेसिबल है दुबई में। उसमें ये होता है कि बच्चों को जो है वो आप रोक नहीं सकते इससे, बिकॉज़ आस-पास उनके जो पीयर्स हैं, पीयर प्रेशर है स्कूल में, थीमैटिक बर्थडेज़ हो रही हैं, या आप कह सकते हैं बड़ी से बड़ी चीज़ हो रही है, गाड़ी अच्छी है, दोस्त के पास ये है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मुझे जो है वो ये गैजेट चाहिए, या मुझे ये चीज़ चाहिए, या वेकेशन जो है वो मुझे बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें जो है ना, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को आपको रेज़ करना उस एनवायरनमेंट में, बिकॉज़ दे डू नॉट वैल्यू
जो मेहनत है या पैसा मुश्किल से आप कमाते हैं और उस जो प्रोसेस है उसको बच्चों को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज़ हर चीज़ इतनी एक्सेसिबल है। तो वो जो मटीरियलिस्टिक एनवायरनमेंट है, ब्लिंग है दुबई में या जो आप कह सकते हैं बहुत कंज़्यूमरिज़्म है, वो आपको यूएस में, कनाडा में, बाकी जगह भी नज़र आएगा लेकिन इट इज़ नॉट ओवर आर्चिंग यानी वो हर जगह आपको नज़र नहीं आएगा। लाइक द पॉकेट्स उस तरह के लोग हैं जिनमें अगर आपका उठना-बैठना है, तो ठीक है। लेकिन वो कल्चरली दे नॉट लाइक दैट। यूजुअली हुँ, आप देखेंगे कि बच्चों को जो है वो हाई स्कूल के बाद ही प्रमोट किया जाता है कि वो जाएँ, खुद से काम करें, जॉब करें। लेकिन दुबई में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। You wouldn't see children, basically youth, working and they don't have to. मतलब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें अभी भी जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हम क्या उस कल्चर में वापस जा सकते हैं जहाँ की इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक और लग्ज़रियस एनवायरनमेंट है कि बच्चे फिर एक बार उसके आदी हो जाते हैं तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट। तो राइट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। राइट। अच्छा, अब इसमें मेरा मेरा पॉइंट ये था कि कुछ लोग जो वापस आ रहे हैं, वो भी बच्चों की वजह से आ रहे हैं। जो जी, मैं प्रेडोमिनेंटली जो रीज़न्स सुनता हूँ लोगों से वापस आने के दुबई, तो वो भी बच्चों की वजह से कि चलो पाकिस्तान तो जाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर हालात दूसरी तरह के मसले हैं। लेकिन दुबई आ जाते हैं, वहाँ पर एटलीस्ट वो जो चीज़ें हमें वेस्ट में अब प्रेडोमिनेंटली देखने को मिल रही हैं, वो आप उनसे बचा लेंगे। अच्छा, दूसरी बात वो तो चलें एक एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो जो आप बात कर रही हैं, मेरे ख्याल से उसमें पेरेंट्स का ज़्यादा कसूर है। मैं उसमें मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली मैं एक कॉल पर था, एक कंसल्टेंसी कॉल के ऊपर था अपने एक क्लाइंट के साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दुबई मूव करना चाह रहे थे, वो आईबीएम में आई थिंक काम कर रहे थे यूएस में और वो दुबई मूव करना चाह रहे थे लेकिन वो कह रहे थे यार मैं पहली दफ़ा दुबई आया हूँ और मैंने बहुत सुना था दुबई के बारे में लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पर रेज़ कर सकता हूँ। उन्होंने भी एग्ज़ैक्टली मुझसे इसी तरह की बात की थी, लेकिन वो किस तरह से कहा था उन्होंने, वो इस तरह से कहा था हालाँकि उनका एक्सपोज़र मेरे ख़्याल से हार्डली 1 हफ़्ते का था। शायद वो यूएस में कोई 10 साल से थे और उससे पहले वो इंडिया में थे। दुबई आज तक नहीं आए थे, लेकिन पहली दफ़ा जब दुबई आए तो वो काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे थे। तो फैमिली के साथ आए हुए थे, तो मुझे कहा कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर वो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड है, तो वहाँ पर जो प्रीवियसली एमिरेट्स रोड कहलाती है, तो उसमें कहते हैं हम लोग जा रहे थे, अपने हमने रेंट अ कार की हुई थी, तो बराबर में हमारे और ट्रैफ़िक थी वहाँ पर, तो बराबर में हमारे एक लेबरर्स की बस गुज़री। तो उसके अंदर जो बेचारे गर्मी थी और उस टाइम पर विदाउट एसी वो लोग बैठे हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और मैं शायद अपने बच्चे को यहाँ पर उस तरह से रेज़ ना कर सकूँ। तो ये एक एस्पेक्ट है जिसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उसको आप काउंटर कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं वो मैंने मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोज़ में भी कहा हुआ है कि अपने बच्चों को आप खुद रेज़ कर रहे होते हैं, वो आपको रेज़ नहीं कर रहे होते। तो जैसे मैंने एक एक एस्पेक्ट था कि हम अपने बच्चों को हमने एज़ सच पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा नहीं देते थे, लेकिन रिसेंटली उनके ग्रैंडफ़ादर ने कुछ पैसे दिए थे और अच्छे खासे पैसे दिए थे उनको, तो मैंने कहा था चलो तुम लोगों के ऊपर है ये कि तुम लोग किस तरह से स्पेंड कर दो। तो मैंने उसके बाद देखा था कि अच्छा हमने वैसे भी कोई अपना घर में सिस्टम वो नहीं बनाया हुआ कि हर चीज़ अवेलेबल हो बच्चों को, अगर हम प्रोवाइड कर भी सकते हैं, तब भी हम रिफ्रेन करते हैं कि उनको प्रोवाइड करें। बिल्कुल। तो मैंने जब उनके पास वो पैसे आ गए तो अब जब भी लेट्स से मैं किसी भी दुकान पे जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अच्छा कोई भी तुम्हें आउटफिट लेना है तो ले लो, लेकिन मेरी ये बजट है, उसके ऊपर तुम अगर लेना चाहते हो तो तुम्हारे अपने जो अकाउंट है उसमें से तुम पैसे निकाल लेना। तो वो बिल्कुल, ऑटोमैटिकली उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज होने लगी वहाँ से। उसके बाद से एब्सोल्यूटली। उन्होंने कहा कि मेरे जब अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली अपग्रेड्स को खत्म करना शुरू गुड कर दिया अप्रोच, उन्होंने। बिल्कुल। यस। तो वही इसमें मैं आपको एक और चीज़ अब बताती हूँ, आपने बहुत अच्छे पहलू पे आप इसको ले आए कन्वर्सेशन को। तो आपने जैसे बताया कि जो लोग मूव होना चाह रहे हैं, उनकी जो मोटिवेशन है वो ऑब्वियसली विद द वोकिज़्म, विद ऑल दैट हुँ, थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन नॉर्थ अमेरिका, हमें पता है हुँ, एलजीबीटीक्यू और वो सारी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, अब अगर देखा जाए। मतलब आपके अपने जो रिलिजियस स्टैंडर्ड्स हैं या जो कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं, उनसे बिल्कुल दूर हैं। तो ये एक चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इट इज़ वेरी मच एक्सिस्टेंट। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास वो दुबई का मटीरियलिज़्म और वो सब कुछ है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें बिल्कुल पॉसिबल है रेज़ करना एंड इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना सोशल सर्कल जो आप चूज़ कर रहे हैं, वो आप इफ यू चूज़ पीपल हू आर लाइक माइंडेड जो आपके थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलाइन्ड है और आप देख रहे हैं कि वो उस रेस में नहीं है, उस रैट रेस में नहीं है, कंपेटिटिव नहीं है और मतलब इक्का-दुक्का आपको हर हर जगह इस तरह के लोग मिल ही जाएँगे। लेकिन अगर आप अपने सर्कल को कॉन्शियसली ऐसे लोगों में आपका उठना-बैठना है, तो इट इज़ टोटली डूएबल। जो कि फिर हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि
मॉस्क में बच्चों को लेके जाते हैं, संडे स्कूल लेके जाते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपनी तरह के, अपने कल्चर, अपने रिलिजियस वैल्यूज़ वाले लोगों के साथ मिंगल करें। तो आई थिंक इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड जिसे कहते हैं हुँ, कि यहाँ वो चैलेंज है जो कि आपको 100% मिलेगा जिसकी वजह से लोग जाना चाहते हैं मिडल ईस्ट, और वहाँ वो चैलेंज है जो कि नहीं जा सकता बिकॉज़ आफ्टर ऑल आपका बच्चा स्कूल भी जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, जो भी उसका एनवायरनमेंट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहाँ से वो पिक करते हैं चीज़ें और एनवायरनमेंट में देखते हैं। और अगेन ये एक टफ है लेकिन पेरेंटिंग ही है इसमें, दोनों जगह पे। आई एग्ज़ैक्टली, थिंक इट्स अबाउट पेरेंटिंग, इट्स अबाउट योर सोशल सर्कल एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो राइट। यस, राइट इसमें इसमें एक और चीज़ ये कि आपने जैसे बोला कि हर चीज़ बिगर एंड बेटर की चीज़ होती है दुबई के अंदर। लोग अपग्रेड्स करने को प्रेफ़र करते हैं, चाहे उनकी उसमें मतलब वो कर सकें, ना कर सकें, लेकिन हुँ, दे वांट टू अपग्रेड एवरीथिंग। तो उसमें मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेट करता है और जी, मैं उसमें हर चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि जब तक आपके पास वो क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप चाहे सीईओ हों, सीएफओ हों, सीटीओ हों, कुछ भी हों, आप जो जॉब कर रहे हैं। अगर आपने इतनी इंडिपेंडेंस नहीं ली है कि आपकी उस जॉब के बगैर आपका घर चल सके, अब आप क्योंकि जब आप अपनी जॉब में लेवल्स बढ़ाते हैं तो ऑटोमैटिकली आपकी जो नीड्स होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। जो नीड पहले वांट्स थी वो पहले अब नीड्स हो जाती हैं। बिल्कुल, तो आप जिस तरह से अपना लाइफ़स्टाइल को इन्फ्लेट करते रहेंगे, उस तरह से आपका वो ऑटोमैटिकली चीज़ें बढ़ती जाएँगी और 100%। जब आप आपकी जॉब पे डिपेंडेंस रहेगी। मैं ये कहता हूँ कि अनलेस एंड अंटिल आप इस लेवल पे आ चुके हों कि आपकी जॉब खत्म हो जाए, तब भी आप अपना लाइफ़स्टाइल सस्टेन कर सकें, फिर आप जो भी करना चाहते हैं करें। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मुझे खैर किसी की लाइफ़ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ उसको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जॉब की बेसिस के ऊपर जो जो अपना लाइफ़स्टाइल सस्टेन कर रहे हैं, उसके बाद सोच रहे हैं कि मैं इसको फर्दर इन्फ्लेट कर लूँगा, मेरी इवन 10% रेज़ हो जाती है, तो मैं उसको उसी तरह से इंक्रीज़ कर लूँगा, तो वो कहीं से अक्लमंदी की सस्टेनेबल बात नहीं है और वो दुबई में किया, वो कहीं भी उस तरह से नहीं है। तो मैं उसपे एक एक बात करता हूँ क्योंकि मैं जब भी अपनी कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं रियल एस्टेट की वीडियोज़ भी करता हूँ, तो मेरे पास एक 10 साल पुरानी गाड़ी है और वो वही मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को भी बोलता हूँ कि यार जो मेरी तरफ से तुम लोगों को लीड्स आती हैं और तुम लोगों के पास मुझसे बेहतर गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं अपनी गाड़ी को खुलेआम बताता हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी है और मैं बिल्कुल, गाड़ी में वीडियोज़ भी ये बनाता हूँ, सब कुछ कर रहा होता हूँ। जी, जबकि मेरे मेरे पास से ही लीड्स उनके पास जाती हैं जिनके पास ज़्यादा महँगी गाड़ियाँ हैं और वो लोग उस तरह की लीड्स नहीं ले पाते। तो इट्स नॉट बिल्कुल, अबाउट कि आपके पास क्या चीज़ है, रियल एस्टेट में एक बात है जो दिखता है वो बिकता है, वो बात करते हैं और वो कुछ हद तक सही भी है। लेकिन मैं दूसरी तरह से लेकर जाता हूँ तो वो ऑटोमैटिकली वो लीड मुझे जो मिल रही होती है वो बहुत एक्सपेंसिव लीड मिल रही होती है, बहुत अच्छी लीड मिल रही होती है, जो कि शायद उन लोगों को भी ना मिले। तो सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप बिगर एंड बेटर की तरफ ही जाएँ और आपको वो मुल्क का मसला शायद ना हो। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। वो तो 100% अपने पर्सपेक्टिव और अपना आपकी स्पेंडिंग पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ़ ये लगता है कि क्योंकि हमें 2-3 लोगों ने अप्रोच किया बहरोज़ को, बिकॉज़ ही आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन पर्सनल फाइनेंस, तो हमारा डिस्कशन इस पे भी हुआ कि यार वो फलाँ साहब जो हैं या फलाँ जो दोस्त है उसने अप्रोच किया, एंड दीज़ पीपल आर बेसिकली लिविंग इन मिडल ईस्ट एंड विदाउट एनी एक्ज़ैजरेशन वली, दे वर आस्किंग अबाउट क्वेश्चंस लाइक कि क्यों हम पेचेक टू पेचेक है इवन व्हेन लिविंग इन दुबई, और क्यों हमारी कोई सेविंग नहीं होती, या सेविंग है तो बहुत मिनिमल सेविंग है कंपेयर टू द मनी वे मेकिंग। और उसका जो रीजन है वो ये है कि जो टू योर पॉइंट जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं वो क्रेजी है, इन द सेंस के रिस्ट्रेंट नहीं है। मतलब जो चीज नजर आई, नई नजर आई, ले ली, या फॉर एग्जांपल आपके दोस्तों में आपने देखा कि किसी ने कोई चीज ले ली, अगेन पीयर प्रेशर। तो वो जो आपका स्टैंडर्ड होगा ना, जो आपके अपने लिए आपने स्टैंडर्ड सेट किए, वही चीज़ें वो आप पास ऑन कर रहे हैं अपने बच्चों को। सो टू योर पॉइंट कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गाड़ी रखी हुई है, यू बेसिकली आल्सो टीचिंग योर चिल्ड्रन दैट लेसन कि दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी एंड व्हाई नॉट? और बच्चों को ये कि टू ग्रो अ थिक स्किन, जिसे कि कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ कमिंग अंडर प्रेशर, ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक ग्लोबली विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एज़ वेल, डज़न्ट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब आप कहाँ हैं दुनिया में, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे बच्चे हर चीज़ देख ही रहे हैं, तो वो राइट, इन्फ्लुएंस लेते हैं। तो आई थिंक राइट, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हमने जो अपनी, सिर्फ़ मैं क्योंकि विद द पर्सपेक्टिव ऑफ द वीडियो बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सेविंग्स हैं या जो हमने इनकम या वेल्थ जनरेशन की है, बेरोज़ की भी अगर आप वीडियोज़ देखें तो you'd see that majority of it is, most of it is in North America after coming to Canada, because हमने we're more on the saving side of things. We
वी ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक वी अच्छा डोंट अच्छा, ये स्पेंड। बात मुझे नहीं आइडिया थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो फिर तो बहुत बिल्कुल, बड़ी बेवकूफ़ी की ये थी बहरोज़ ने भी। और ये वीडियो प्लीज़ आप उससे इस पे भी वीडियो बनाएँ कि हाँ, ये पर्सपेक्टिव ये उन्हीं का पॉइंट है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग व्हिच बेरोज़ एंड मी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स कि क्योंकि हमें लोगों ने काफ़ी दफ़ा बोला, इवन विद इन कनाडा जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके पास तो दुबई का पैसा आप लोग लेके आए हैं। तो वी एक्चुअली सेड नो दैट्स नॉट ट्रू, मतलब और टू ऑब्वियस। टू सेट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, बहरोज़ सीएफओ की पोज़ीशन पर थे जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर। तो कोई एग्ज़ैक्टली। छोटी-मोटी पोज़ीशन नहीं थी। नहीं थी और सिंगल इनकम थी। ये भी एक चीज़ मैं हुँ, बता दूँ कि वी वर ऑन सिंगल इनकम बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वर्किंग। लेकिन हुँ, उस वक़्त भी हमारा जो लाइक इट्स नॉट लाइक कि वी डिडन्ट स्पेंड, बड़ा अच्छा हमारा लाइफ़स्टाइल था दुबई में, मिस करते हैं हम उसको। क्योंकि ईज़िली अफ़ोर्डेबल हैं चीज़ें, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। आप लग्ज़री आराम से कर सकते हैं अफ़ोर्ड, मतलब आप आराम से, आपके पास हाउस हेल्प हो सकती है, अच्छा घर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। उसी पैसे में हर कोई गाड़ी भी अच्छी ले सकता है एंड ऑल दैट, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है व्हेन यू कम टू नॉर्थ अमेरिका बिकॉज़ ऑफ टैक्सेस एंड ऑल दैट, यूरोप में भी। तो मेरा जो एक पर्सपेक्टिव है इस पे वो ये है कि इट आल्सो अगेन टू योर पॉइंट वली, इट्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस, हाउ यू आर हुँ, मैनेजिंग योरसेल्फ एंड हुँ, कहीं भी रह के आप वेल्थ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, अगर आप रिस्ट्रेंट में हैं या कर्टेल करते हैं, बिकॉज़ देखें एट द एंड ऑफ द डे स्पेंडिंग पैटर्न्स आर आल्सो वेरी हाई, जो मतलब कि टुवर्ड्स लग्ज़री इन दुबई, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज़ हर चीज़ जो है वो अवेलेबल है। वो हुँ, एवेन्यूज़ यहाँ पे स्पेंडिंग के हैं ही नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ भी ना कि मेरे पास कोई वैले हो व्हेन आई गो टू द मॉल, वो है ही नहीं मेरे पास। मतलब इवन दो हुँ। आई वांट इट, इट्स नॉट देयर। तो अगर आप वो पैसे पे करना एवेन्यूज़ भी चाह रही हैं तब भी नहीं है अवेलेबल। एग्ज़ैक्टली, और हाउस हेल्प हुँ, है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो हाउस हेल्प अगर मैं रखना भी चाहूँ, तो वो इतनी एक्सपेंसिव है, वो मैं हुँ, अफ़ोर्ड कर ही नहीं पाऊँगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम मच बेटर डूइंग माय स्टफ मायसेल्फ, तो वहाँ मेरी सेविंग हो जाती है, जो कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई दुबई में है और उसने हाउस हेल्प रखी भी है, इवन दो इट्स अफोर्डेबल एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेकिन अगर आप टाइम हुँ, वैल्यू ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रोजेक्ट करें, तो यूड अंडरस्टैंड कि सेविंग मेरी ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू दैट पर्सन। तो हुँ, वो सारी चीज़ें जो कंपैरिज़न लाइफ़स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। राइट। और फिर ये कि आप कुछ आदी भी हो जाते हैं चीज़ों के, ये नहीं है कि आप अपने आप को यहाँ पे कोई मार के जी रहे हैं या लाइक आप बहुत तकलीफ हुँ, में हैं एंड ऑल दैट। हुँ, हमने कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया था। हुँ, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें मूव करना था लाज़मी। तो हम बहुत सोच के आए थे कि दिस इज़ समथिंग दैट वी विल हैव टू फेस। तो हुँ, इसीलिए मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ आप दुबई मत जाएँ, अगर आपके बच्चे हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं। आई जस्ट टेल देम डोंट गो टू दुबई बिकॉज़ इट्स राइट। नॉट फॉर यू। हुँ, और राइट। उसका अच्छा, रीज़न ये इसमें है हाँ, गो उसमें अहेड। उसमें एक चीज़ मैं कहूँगा इसके अंदर, क्योंकि जो हमने पर्सनल फाइनेंस से बात के पर्सपेक्टिव से बात की, और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2014 के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं मूव कर रहा था कतर फ्रॉम दुबई, और मेरी फैमिली फॉर सम टाइम, मैंने कतर जब मूव कर रहा था तो मैंने सोचा था कि शायद मैं नहीं मूव कर सकता फैमिली के साथ, क्योंकि आई वाज़ नॉट श्योर कि वो मुझे कितना लंबा टाइम वहाँ पर रुकना है। तो वी थॉट कि हमारा उस वक़्त एक जो बड़ा ही बेटा उस वक़्त स्कूल जा रहा था, तो हमने उसको स्कूल में जब एडमिट करवाने गए, और अच्छा स्कूल था वो, अभी भी इट इज़ वेरी वेल नोन, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली, लेकिन वो अच्छा स्कूल था। तो उसकी प्रिंसिपल से जब बात हुई तो हमने ये उनको बोला कि हालाँकि उसकी एज कोई ख़ास नहीं थी मेरे बड़े वाले बेटे की उस टाइम पर। तो उनको हमने बोला पता नहीं एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमने कुछ आई थिंक कुछ इसी लाइन पे कोई बात की थी। तो प्रिंसिपल ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है ना बच्चे ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, यूके से भी आए हैं, यूएस से भी आए हैं। बहुत सारे लोग मूव कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न होता है कि लोग यहाँ मूव करते हैं और आते हैं यहाँ पर। जी, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो किसी भी एज में आके एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम पेरेंट्स का होता है। तो अगर आप बीइंग अ पेरेंट हमेशा ये बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, यहाँ ये मसला, ये यहाँ वो मसला, तो बच्चों को तो ऑटोमैटिकली आप वो चीज़ बता रहे हैं कि वो अगर उनके सबकॉन्शियस में भी नहीं है, वो आना शुरू हो जाएगी उनके सबकॉन्शियस में। तो पेरेंटिंग अगेन इज़ क्रूशियल कि आप किस तरह से अपने बच्चों को मोल्ड करना चाहते हैं। और लेकिन दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पे डिसएग्री इसलिए करूँगी क्योंकि हुँ, देखें इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपके बच्चों की क्या एज है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जैसे हमने इवन मूविंग फ्रॉम यूएस टू सॉरी मूविंग फ्रॉम कनाडा टू यूएस ये फेस किया अपने बच्चों के साथ, कि जो हमारी बेटी है अब माशाल्लाह से शी इज़ 12 इयर्स ओल्ड, 2 साल पहले यानी राउंड अबाउट जब हम यहाँ आए थे तो शी वाज़ 10। और आपको लगेगा जैसे 10 साल का बच्चा जो है वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उसका एक सेट सर्कल था दोस्तों का जिनके साथ कि उसने काफ़ी शुरू से
पढ़ाई की थी, नेबरहुड में बच्चों को वो जानती थी, सोशल सर्कल वहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता था, तो उन बच्चों के साथ भी उसका हैंग आउट करती थी वो, मॉस्क में भी उसके दोस्त थे। तो ये बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है जब बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली अगर वो यूथ हैं, यानी कि ओवर 12 इयर्स ओल्ड हैं, टीनेज में तो इट्स इवन हार्डर बिकॉज़ आप उस बच्चे को अपरूट करके जब कहीं और लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे नए सिरे से दोस्त बनाना, नए सिरे से और बाय द वे कनाडा और यूएस का तो कल्चर भी प्रीटी मच इज़ मोर और लेस द सेम और हम क्योंकि न्यू इंग्लैंड साइड पे हैं यानी ईस्ट कोस्ट में हैं, तो वेदर वाइज़ भी इट इज़ वेरी सिमिलर। लेकिन मैं सोचती हूँ उन लोगों के लिए कि जो कि रिसेंटली अभी बाय द वे समवन वेंट अ फ्रेंड एंड अगेन नॉट टेकिंग नेम्स बट शी बेसिकली टूक हर डॉटर विद हर टू दुबई और बच्ची से मैं मिली अभी रिसेंटली जनवरी में तो मैं गई थी दुबई। तो मैंने उससे बातचीत की तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी तो शायद क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ उनको मूव हुए हुए 6 मंथ्स हुए हैं। लेकिन शी वाज़ वेरी मच स्ट्रगलिंग और उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत याद आता है कनाडा, मुझे अपने दोस्त याद आते हैं, मुझे अपना वो सर्कल याद आता है। और सिर्फ़ आप सोचें कि दे वर देयर फॉर 4 इयर्स फॉर द पासपोर्ट एंड ऑल। लेकिन उस पीरियड में उस बच्ची ने क्योंकि नाउ शी इज़ ऑलमोस्ट माय डॉटर्स ऐज तो वो 12 साल की बच्ची है, तो वो अब उसको वो स्ट्रगल हो रही थी। इवन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, द सिस्टम एंड एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो उसमें बच्चे को एडजस्ट करना थोड़ा-सा ये एक चैलेंज है, जो मुझे नहीं, लगता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। अभी कुछ दिनों पहले हमारी फैमिली में एक फैमिली थी जो कनाडा से मूव हुए थे और वो लोग तो ऐसे मूव हुए थे कि वो काफ़ी अरसे ऑलमोस्ट कोई 20 इयर्स गुज़ार लिए थे उन्होंने कनाडा में और हाँ, फिर वो पाकिस्तान मूव हुए थे। तो वो ओह! आना-जाना करते रहते, पैसों का मसला नहीं था उनको, लेकिन वो कनाडा के माहौल की वज़ह से वो मूव हुए थे वापस। आई मीन आई डोंट नो कि इतना लेट क्यों मूव हुए थे, लेकिन ख़ैर तो जब वो लोग दुबई आए हुए थे विज़िट पे तो हमारे घर आए थे, तो उन्होंने उनके फ़ादर ने यूट्यूब पे कनाडा की आई थिंक किसी पार्क की वीडियो लगवाई और कहा कि वो लगा के छोड़ दें ज़रा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ख़ैर वो लगा दी हमने टीवी के ऊपर, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें करना शुरू कर दी वहाँ पर ना। तो मैंने कहा यार मतलब मैंने रोलर कोस्टर देखी, मैंने कहा इस तरह की तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर फेरारी वर्ल्ड है, दुबई अबू धाबी में। तो कहते हैं नहीं-नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा है। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने ज़्यादा बात नहीं की। बाद में मुझे वो कहते हैं कि यार देखें, हम जो हमारी बड़ी वाली बेटी है ना, इसके सामने हम कनाडा की बहुत तारीफ़ें करते हैं। ये सुनना नहीं चाहती किसी भी जगह की तारीफ़ उससे ज़्यादा, और इसको इसका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि हम अगर इसको दोबारा कनाडा लेके जाएँगे तो शायद ये वहीं रुक जाए। तो हम इसको बिल्कुल भी टीज़ नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा यार अच्छा चलें, ख़ैर वो हो सकता है इस तरह का हो जाता हो, क्योंकि बंदा बच्चे बच्चे को जब वाक़ई अप्रूव करते हैं तो कुछ भी हो सकता है फिर उसके बाद। बिल्कुल। और देखिए छोटे बच्चों को जैसे जब हम दुबई से मूव हुए थे, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस वक़्त लाइक शी वाज़ 5 इयर्स ओल्ड एंड माय सन वाज़ 2 एट द टाइम। तो बच्चों को बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ, कुछ भी फ़ील नहीं हुआ और ये बाय द वे दुबई से भी होगा। अगर जैसे आप बच्चों को दुबई से भी लेके जाएँगे एट द एज और बल्कि बड़ी बेहतरीन मेरे पास एग्ज़ाम्पल है इसकी अभी। तो बेरोज़ का एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जो अभी दुबई से मूव हुए हैं, उनकी इमिग्रेशन हो गई थी कनाडा। They moved to one of the उनका प्रोविंशियल प्रोग्राम में हुआ था तो they moved to Manitoba. The kids are very very like they're having a hard time. हाँ, वो तो मैनिटोबा बेटे हैं में भी तो उनके चले गए ना वो। जी, और एग्ज़ैक्टली और ये भी एक चीज़ थी कि एक तो वो गए भी इतने प्रोविंशियल प्रोग्राम में और वो एक बिल्कुल अलग जगह है अगेन वो ओंटारियो से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अ, ओंटारियो तो एक बिल्कुल फिर भी यू फाइंड देसी पीपल अराउंड एंड हाँ, एवरीथिंग। हुँ, वहाँ और भी डिफ़िकल्ट है अपने जैसे लोग, अपना जैसा कल्चर ढूँढना। लेकिन वो बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, लाइक एक उनका बेटा आई थिंक 10 साल का है और जो दूसरा बेटा है वो 13 साल का है, 14 साल का है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिस करते हैं दुबई को और जो ईज़ थी ऑफ मूवमेंट, सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी। तो जैसे वो ये भी एक पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दुबई में लाइक वी वुड नेवर क्लोज़ आवर डोर्स जैसे लॉक कभी नहीं हमने किया। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब हम मोटर सिटी में रहते थे, ग्रीन कम्युनिटी में मुझे याद है कि छोटा-सा गेट था तो अम्मी मेरी एक दफ़ा आई विज़िट पे तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा गेट है तुम लोगों का लाइक इट्स वेरी मतलब वो काफ़ी इंटिमिडेट हो कोई रही भी थी कूद के और आ जाएगा। डर हाँ, रही थी। तो मैंने हुँ, कहा नहीं अम्मी कुछ नहीं होता यहाँ पे कोई भी नहीं आता आपको लोग गार्डनर्स वगैरह भी काम करते नज़र आएँगे लेकिन कोई भी जो है वो इतनी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे लाइक कोई सोच भी नहीं सकता ये करने का। लेकिन आप यहाँ पर इवन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इस तरह का माहौल नहीं है। लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके पास जो है वो सारे डोर्स वगैरह आपके लॉक्ड हों। क्योंकि अगर कोई ब्रेक इन हो भी जाता है तो पुलिस आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करती है कि आपने अपना दरवाज़ा तो नहीं खुला छोड़ा था। हुँ। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई रियली मिस
दुबई की, जो कि वाक़ई में अगर इसको देखा जाए तो ये वो एक पहलू है कि आप कह सकते हैं कि नॉट टू से कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बुरी है या बिल्कुल पाकिस्तान जैसा हाल है कि आए दिन जो है चोरी, डकैती इस तरह चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली लॉज़ थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पुलिस टेक्स एक्शन राइट अवे, लेकिन जो दुबई में आपको आराम और सुकून है ना इस मामले में, हुँ, जो कि मैंने शायद पिछली पॉडकास्ट में भी आपसे डिस्कस किया था कि वो मैंने एक वेंडिंग मशीन पे दुबई मॉल के किसी एक पार्किंग वाले फ्लोर में, जहाँ ज़्यादा लोग होते भी नहीं है, बस पार्क करके चले जाते हैं मॉल में, उस फ्लोर की वेंडिंग मशीन पे मैंने अपना वॉलेट छोड़ दिया था। और कोई हफ्ते बाद मुझे ख़्याल आया, क्योंकि अगेन आई वाज़न्ट वर्किंग एट द टाइम, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपना वॉलेट यूज़ करने की या निकालने की। और बेरोज़ ने जब मुझसे किसी शायद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस या किसी का नंबर माँगा, तो मैंने कहा, ओह माय गॉड! मेरे पास तो वॉलेट ही नहीं है। फिर हमने बैक ट्रैक किया और मैंने सोचा, ओह माय गॉड! मैं लास्ट दुबई मॉल गई थी। हुँ। कॉल किया उनको, उनके पास था, किसी ने लाके उनको दे दिया था, जो उनका लॉस्ट एंड फाउंड है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये यहाँ भी जब मैं लोगों को बताती हूँ तो वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रियली? तो मैंने कहा एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि बड़ा फ़ेमस है कि मैं खुद करता हूँ इस चीज़ को प्रैक्टिस कि अगर लेट्स से मॉल्स में रश होता है, अगर फूड कोर्ट में किसी वक़्त भी आप जा रहे हैं, तो आपको टेबल रिज़र्व करनी है, तो अपना मोबाइल फ़ोन या अपना वॉलेट छोड़ सकते हैं वहाँ पर, टेबल रिज़र्व कर सकते हैं उसके लिए। 100%। हुँ, इसके अलावा बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। आप लोग जानते होंगे जमील को, उनके साथ भी हम लोग पॉडकास्ट करते रहते हैं, जी। बहरोज़ एंड वी आर कॉमन फ्रेंड्स। तो वो लोग बताते हैं कि फ्लोरिडा गए हुए थे वो लोग और दुबई से गए थे वो लोग क्योंकि उस वक़्त वो लोग दुबई में रह रहे थे। तो जब वो लोग वहाँ गए थे तो उन्होंने अपनी जो नॉर्मली होता क्या है कि दुबई के अंदर आप मॉल्स होते हैं, मॉल्स के अंदर ही बड़ी सुपरमार्केट होती है, कैरफोर टाइप की। तो जिस तरह से वॉलमार्ट है या जी, यूके में एस्डा वगैरह है। जी। तो हम अगर मॉल में शॉप अराउंड कर रहे हैं, हमने ट्रॉली भर ली है, अब उसके बाद दुबई में नॉर्मली लोगों का प्रैक्टिस ये होती है कि अगर छोड़ ठीक है देते भर हैं गई, आप छोड़ सकते हैं। बाहर आपने आराम छोड़ से। दी और उसके बाद आप दोबारा चले एग्ज़ैक्टली। गए दूसरी मार्केट के अंदर और वहाँ पर आप शॉप अराउंड करें एंड देन कम बैक और अपनी पुरानी ट्रॉली लेके आप जा सकते हैं। उन्होंने यही प्रैक्टिस की वहाँ पर और उनकी जो ट्रॉली थी वो गायब हो गई। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भाई आपने किया ये? मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप एक बड़ी ट्रॉली छोड़ के चले जाएँ और आप वो चले वहीं पर जाएँ रहेगी आपकी। एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल जो ओह दुनिया माय में नहीं हो सकता जो जो नहीं हो दुबई में होता है। सकता, कहीं नहीं हुँ, हो सकता। ये आपने जो ट्रॉली की बात की है, मैंने लोगों की शॉपिंग कार्ट्स देखी हैं सेंटर पॉइंट के बाहर, मतलब बाकायदा पूरी शॉपिंग के साथ वो कार्ट, यानी इट्स नॉट इवन जस्ट ग्रोसरी, ये हुँ, शॉपिंग कार्ट्स जो हैं ये बाकायदा जो है वो लोगों ने छोड़ी हुई हैं एंड दे आर जस्ट गोइंग अराउंड एंड डूइंग, नमाज़ पढ़ने चले गए, वापस आ गए, बिल्कुल, थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल। उसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं आई डोंट नो अच्छी है या बुरी है, इसमें अगेन लोगों का एक डिफरेंट ओपिनियन होगा एंड अगेन आई वुड आस्क पीपल टू कमेंट ऑन दिस एज़ वेल। मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि दुबई में आपको बेगर नहीं नज़र आएगा, आपको नहीं, कोई नहीं होmeless आते नहीं हैं। नज़र आएगा। अब आते हैं, अब आते अक्सर हैं। बेशतर बेगर जो मतलब वो होम ग्रोन बेगर नहीं होते, ज़ाहिर-सी बात है वो एग्ज़ैक्टली। बाहर से आते हैं और वो यहाँ वाले तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो सिस्टम ऐसा है ना कि वो आपको बेगर उस तरह से नज़र नहीं आएँगे लेकिन जो प्रोफेशनल बेगर्स होते हैं वो फिर आते वो हैं। नहीं नज़र आते या जो आप समझ सकते हैं कि जो कि जैसे होमलेस है, वो आपको हुँ। रोड पे यहाँ तो बहुत हाँ, कॉमन उस है, तरह से नहीं नॉर्थ आएगा अमेरिका उस में, तरह से नहीं यूरोप में आएगा। आपको होमलेस लोग भी नज़र आएँगे, आपको माँग रहे हैं लोग आपसे पैसे माँग रहे हैं एंड ऑल दैट। वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है दुबई की और मुझे याद है कि बाकायदा अनाउंसमेंट होती थी, आई डोंट नो अब होती है या नहीं होती, रमज़ान में कि यू हैव टू रिपोर्ट पीपल और हाँ, उससे हाँ, आपको ऐसी है, जो है ऐसी वो है। आपको रिवॉर्ड पैसे मिलता है। अलाउ नहीं है देना किसी को आप ऐसे एग्ज़ैक्टली। चैरिटी नहीं कर सकते। तो एब्सोल्युटली। उसके और हमारे रूल्स एक हैं। दोस्त हैं बाय द वे जिन्होंने ये हरकत की कि उन्होंने बहुत फिलैंथ्रोपिक होके उन्होंने सिर्फ बर्गर किंग के बाहर गाड़ी पार्क हुई हुई थी। बर्गर किंग ये जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पेट्रोल पंप्स पे होता है और बर्गर किंग से वो निकले तो एक बंदा गरीब सा कोई नजर आया उसको, अब आई डोंट नो वो मांग रहा था या नहीं मांग रहा था, उसको उन्होंने जो है वो बर्गर किंग लाके दे दिया। बिलीव इट और नॉट, आई डोंट नो कहाँ से वो शुर्ता एकदम से आ गया और उसने फाइन लगा दिया। उसने कहा कि यू थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो ये फाइन उसने काट के दे दिया। उसने कहा ये तुम्हें भरना पड़ेगा कि फॉर फैसिलिटेटिंग, यानी कि ये जो मतलब जो वो जो तुम्हारा बेगिंग काम है कल्चर। वो तुम कर रहे हो। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था ये। और लोगों को काफ़ी इस पे मसला भी होता है कि हम नहीं कर सकते, चैरिटी नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उन्होंने एवेन्यूज़ बनाए हुए हैं दुबई में, लाइक यू कैन बिल्कुल, एक्चुअली सपोर्ट। तो वो वाक़ई में हमारे लिए थोड़ा-सा है कि एक हमें अब महसूस होता है कि वो आपको नज़र नहीं आता ना वहाँ, यू आर सो शील्डेड कि आप को नज़र ही नहीं आती पॉवर्टी, आप कह सकते हैं कि गुर्बत आपको नहीं नज़र आती, जो कि आपको दुनिया भर में और जगह नज़र आती है। तो राइट। ये एक चीज़ है। अच्छा बाकी तो इसके अलावा आपने मुझे एक चीज़ और कही थी कि यू वर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपोज़र।
जो कि जी। आपको दुबई में रहते हुए उस तरह से नहीं नज़र आ रहा था कि मिलता। हालाँकि दुबई एक पॉलिटन सिटी है और यहाँ पर रहते हुए आप पूरी दुनिया वैसे ही घूम सकते हैं और आपकी जो ग्लोबल कंपनीज़ होती हैं, उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स तो होते ही हैं एट लीस्ट, और कुछ कुछ कंपनीज़ के तो मतलब मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स देख रहे होते हैं दुबई की ऑफिसेज़। लेकिन फिर भी आप लोगों को फ़ील हुआ कि फिर उसके अंदर एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र लेना हाँ, तो चाहिए? वही इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा विद अ लॉट ऑफ पीपल हू एक्चुअली मूव टू कनाडा फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अगर आप उनसे बात करें जो कि मिडल ईस्ट का या एक्सपीरियंस या एशिया का यानी कि एक्सपीरियंस लेके आए हुए, इवन विद मल्टीनेशनल्स, यानी बेरोज यूज्ड टू वर्क फॉर पीएनजी व्हिच इज अ मल्टीनेशनल, एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर डिफरेंट मार्केट्स विद इन दुबई एज वेल, नॉट जस्ट द मिडल ईस्ट मार्केट। लेकिन फॉर सम रीजन नॉर्थ अमेरिका में, एंड आई डोंट नो अबाउट यूरोप पर से, बट मुझे नॉर्थ अमेरिका का तो पता है कि दे डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट एज ग्लोबल या इंटरनेशनल, इवन इफ यू हैव बीन लुकिंग आफ्टर डिफरेंट मार्केट्स विद इन दुबई। मतलब वो मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस काउंट करेंगे लाइक एज अ मिडल ईस्टर्न मार्केट, अगर लेट्स से उनको चाहिए कोई ऐसा बंदा जो अरेबिक में वेल वर्स्ड हो या कल्चरली जानता हो, एंड लेट्स से यू वर्क फॉर अ कंपनी जहाँ पे रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप उस खित्ते को या उस मिडल ईस्ट में आपने काम किया हो। लेकिन हुँ, एज़ सच उस पे आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते। अब आई डोंट हुँ। नो इसका रीज़न क्या है, या ये कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट आ रहा है विद दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे जस्ट डोंट वैल्यू दैट एज़ सच, या ये कि बेसिकली इंटरनेशनल एक्सपोज़र आपको, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएस में काम करके कनाडा गए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वो, एंड दे विल गिव यू, यू नो, मोर आप कह लें अच्छा, वहाँ पर ब्राउनी वो पॉइंट्स। कैनेडियन एक्सपीरियंस वाली का क्लॉज़ नहीं आता वो जब यूएस से कोई जाता है Like कनाडा? that is अ, strange because again I think they consider this as North American experience, यानी कि अगर फॉर ओके। एग्जांपल इवन आप कनाडा से अगर यूएस मूव करें, तो यूएस में अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है, तो यू टेंड टू हैव एन एज ओवर समवन हु डजंट, बिकॉज हुँ, आपने एक तरह से उसी एनवायरनमेंट में यानी नॉर्थ अमेरिका में कॉन्टिनेंट में आपने काम किया हुआ है, तो आपको उसका एज मिलता है। तो ये डेफिनेटली एक चीज है जो कि हमें वहां रह के फील हो रही थी बेरोस को एट द टाइम, बिकॉज आई वॉज इन वर्किंग, कि do I need that experience on my resume? So for people who are living in the Middle East, uh, I don't know about them, हर एक की प्रेफरेंस नहीं होती, लेकिन अगर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए फॉर अ डिफरेंट मार्केट विच इज़ अ बिग मार्केट, बिग इकोनॉमी, तो अगेन ये भी एक रीज़न होता है टू मूव आउट। हमारे लिए मूविंग बैक, अगेन कमिंग टू द टॉपिक, नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट इट, कि अगर लेट्स से बाद में कभी वापस आना पड़ा, तो फिर जॉब तो नहीं हो सकती, बिकॉज देन यू आर आउट ऑफ दिस, क्योंकि अगेन बिकॉज ऑफ नॉट द, एक तो प्रॉक्सिमिटी भी नहीं है ना, या तो आप चलें साउथ अमेरिका में कह दें, या कोई हुँ। आपने कोई ऐसी मार्केट में काम किया है जो स्लाइटली थोड़ा सा भी जिसके आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएं। मिडल ईस्ट एक दफा आप मूव हो गए दोबारा वापस आफ्टर द सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट, देन इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक। एक तो आपकी एज भी ऐसी हो जाती है कि हाँ, उस वक्त पूरी पे आप, ज़िंदगी तो नहीं है ना आपके पास, आप एग्जैक्टली, लिमिटेड टाइम है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। हुँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप माइग्रेशन देखेंगे अक्रॉस द बॉर्डर बहुत ज्यादा होती है, इवन पीपल हु आर ओवर देयर 50s, दे माइट हुँ, end up finding jobs in हुँ, Canada or vice versa, but हुँ, not from Middle East। उसमें फिर ये है हुँ। कि आप बहुत सारा पैसा कमा के वापस आके फिर यहाँ पे यू नो रिटायरमेंट गुज़ार सकते हैं। अय्याशी करें, हाँ, व्हिच रिटायरमेंट। व्हेयरएज़ दिस नॉर्थ अमेरिका इज़ नॉट द प्लेस टू रिटायर, अगर आपको पैसे कमा के रिटायर होना है वहाँ पर। एग्जैक्टली। हाँ, ये जी। और ये सिर्फ मैं उस सेंस में कहती हूँ कि उन लोगों के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे फिर यहाँ पे सेटल्ड है। सो लेट्स हुँ, अज्यूम अगर आपने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया है, और या आपने अपने बच्चों को यहाँ पे इवेंचुअली, अगर पासपोर्ट होल्डर्स हैं आप, ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के, इवन यूके के, तो बच्चा वापस तो जाएगा पढ़ने इवेंचुअली, बिकॉज यू डोंट हैव दोज एवेन्यूज इन दुबई और मिडल ईस्ट। अब जिस तरह चीजें चेंज हो रही हैं आगे जाके, जिस तरह इन्होंने अपना 10 साल का वीजा निकाल दिया है, तो कोई पता नहीं कि कुछ ये आगे इन्वेस्टमेंट इसमें भी करें कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके, although हैं तो सही यूनिवर्सिटीज, there are like international universities that operate in the Middle East, लेकिन for some reason I've noticed कि जो आप देखेंगे कि बच्चों को हमेशा बाहर ही भेजते हैं पढ़ने, इधर अमेरिका या उस यूके। उसके उसके बेसिक जो रीज़न्स जो मुझे समझ में आते हैं, जी, और आई थिंक राइटली सो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ भले जो उनके लेवल्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं, वो सेम हो जाएँ, मतलब यूके की यूनिवर्सिटीज़ के या यूएस की, ऑल्दो कि वो बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन उसकी एटलीस्ट सैटेलाइट ब्रांचेज़ मौजूद हैं दुबई के अंदर। जी, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक तो पैसे लग रहे होंगे, पैसे कम नहीं है, वो मतलब उनकी फ़ीस जो है वो, अगर 100% आप वही। कंपेयर करें, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू, अगर कोई यूनिवर्सिटी यूके में है,
आई वुड से कि लेट्स से 70% फीस तो है यहाँ पर। अगर हुँ, 10,000 पाउंड वहाँ पर है तो 7,000 पाउंड्स दुबई बिल्कुल। में होगी उसकी फीस। लेकिन एट द सेम टाइम उसके बाद का क्या है? प्रॉब्लम उसके बाद होती है क्योंकि जब आपने यूनिवर्सिटी पढ़ ली, उस टाइम तो बहुत अच्छा टाइम गुज़र सकता है आपका। आपके पास पैसे हैं, आपने बच्चों को यूनिवर्सिटी से करवा दिया। उसके बाद प्रॉब्लम आती है क्योंकि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह की नहीं है। अगर आप बात करेंगे इतनी बड़ी मतलब उसके अंदर अमाउंट में जो बच्चे निकलेंगे, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो अपॉर्च्युनिटीज़ निकल रही होती हैं, वो एक्सपीरियंस लोगों की निकल रही होती हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है और अगर हैं, तो उसके अंदर एग्ज़ैक्ट बहुत कम मतलब इनकम लेवल्स उसके उस तरह के नहीं हैं और लोग फिर इवेंचुअली बाहर का सोचते हैं। तो इसलिए जब पॉइंट ये होता है कि अगर आपको बाहर ही भेजना है, तो फिर यहाँ से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग उसको प्रेफ़र करते हैं कि 3 ऑप्शंस होते हैं जब बच्चे आपके यूनिवर्सिटी गोइंग ऐज पे आते हैं। या तो आप उनको यहीं पे पढ़वाते रहें विदाउट थिंकिंग के बाद में क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों का बिज़नेसेस होते हैं, तो वो उनको पता होता है कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर बिज़नेसेस नहीं है, तो फिर वो बच्चे फिर अगेन जाकर एक ही बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं। करने के बाद अब जॉब उस तरह की नहीं मिल रही, फिर दोबारा वही सोचें कि मास्टर्स के लिए बाहर चले जाएँ। जस्ट बिकॉज़ उनको जॉब नहीं मिल रही, वो मास्टर्स के लिए चले जाएँगे बाहर। या फिर उनको पाकिस्तान भेजना पड़ता है और पाकिस्तान भेज के फिर वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एक पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक ब्रीड निकलती है बच्चों की, जो कि आगे जाके कुछ भी कर सकते हैं। प्लस ये कि फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तीसरा ऑप्शन ये है कि आप फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं भेज दें या मलेशिया टाइप की जगहों पे भेज दें। तो लेकिन इवेंचुअली जो टारगेट होता है वो यही कि आपके बच्चों का जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन खत्म हो जाए, उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरह की हैं? तो अपॉर्च्युनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा-सा लैग कर रहा है ये रीजन। और एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर पीपल लाइक अस यानी कि जो साउथ एशिया से आ रहे हैं, स्पेशली वो लोग के जो कि सिटीज़नशिप अगर उनके पास नहीं है कहीं और की, ना यूके की या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की या यूएस की फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनके लिए फिर ये है कि आप अपने बच्चे को भी वापस उसी साइकिल में लेके आ रहे हैं बिकॉज़ इवेंचुअली होगा क्या कि वो भी जॉब अगर मिल भी जाए मिडल ईस्ट में, दे विल अल्टीमेटली बी स्टक इन दैट ना, बिकॉज़ बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ और बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेशनैलिटी, दे एंड अप ईदर गोइंग बैक टू पाकिस्तान और स्टेइंग इन द मिडल ईस्ट फॉरएवर। तो अगर आपने उनके लिए वो एवेन्यूज़ खोलने हैं, तो रादर देन कि आप उनको फिर विया इमिग्रेशन भेजें, रादर आप उनको एजुकेशन ही वही प्रोवाइड कर दें कि दे काइंड ऑफ इंटीग्रेट इनटू द सिस्टम। क्योंकि देखिए जो बच्चे वहाँ के पढ़ लेते हैं या जहाँ जो उनके पास बैचलर्स या मास्टर्स आ जाता है, दे आर इन अ फार बेटर पोज़ीशन टू गेट अ जॉब वर्सेस पीपल हू आर इवन इमिग्रेटिंग फ्रॉम हियर। हम जैसे लोग या जो मिडल ईस्ट में हैं, जो कि पाकिस्तानी या इंडियन एजुकेशन बैकग्राउंड है उनका, उनको स्ट्रगल होती है, अभी भी। इवन दो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इमिग्रेशन अब तो इतनी रैम्पेंट हो गई है कि स्टैंडर्ड्स आर मोर और लेस इक्विवेलेंट, वो इस पे बात नहीं करते हैं कि आपका एमबीए कहाँ का है या मास्टर्स कहाँ का है। लेकिन जो वहाँ की यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो उस सिस्टम्स को जानता है, उसके पास एक नेटवर्क बना हुआ है, एक सोशल सर्कल ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, वो उन लोगों को रीच आउट कर सकता है, एलुमनाई है। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, आई थिंक। राइट, बिल्कुल। तो यही रीज़न है कि परमानेंसी का भी एक जो पॉइंट था हमारा कि हुँ। यहाँ पर वो चीज़ें उस तरह से परमानेंट नहीं है इवन कि आप बड़े से बड़े बिज़नेस मुगल हो जाएँ, आपको किसी वक़्त भी आपके साथ अगर कोई अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन होती है, तो वो आपको फिर जाना पड़ सकता है। लेकिन अगेन वही बात है कि आप उसके अंदर अपने सिस्टम्स बनाते हैं, ताकि आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर ना जाएँ। परमानेंसी की सिचुएशन तो रहती है, आपके पास हुँ। पासपोर्ट नहीं है, वो रहेगा। चाहे आपके पास 10 साल का वीज़ा भी हो जाए तब भी वो मसला तो अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा एक चीज़ और ये कि आपने कही थी कि जब आप लोग यहाँ पर थे तो आपकी सिंगल हाउसहोल्ड इनकम थी जिसमें आप जी, काम नहीं कर रही थीं और बहुत जी। ईज़िली काम चल रहा था। हुँ। वैसे तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि यहाँ पर भी इन्फ्लेशन हो गई है और बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। पहले सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट थी, अब डिफरेंट हो गई है लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो लोग 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं। बहुत आराम से बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पर सिंगल हाउसहोल्ड आराम से चल रहा है। आई अगेन शायद कमेंट्स में अजीब चीज़ें आना शुरू हो जाएँ लेकिन ये कि मैंने एटलीस्ट देखा है। लेकिन ये कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि यहाँ से दुबई से मूव किया है जिन्होंने कनाडा और वहाँ पर वो सिंगल हाउसहोल्ड पे चलना उनके लिए नामुमकिन सी बात है। वो कनाडा हो जाए यूएस में तो शायद फिर भी चल जाए लेकिन कनाडा में तो नामुमकिन है कि आप सिंगल हाउसहोल्ड पे चलें और वही सिस्टम रखें जो कि आपका दुबई में था। तो मतलब दुबई में जिस तरह के खर्चे थे उसी तरह को आप कम कैरी ऑन करें और फिर भी सिंगल हाउसहोल्ड चलाते रहें। तो इस पे आप क्या कहेंगी? डुअल इनकम पे? इस पे जो है वो मैं यही कहना चाहूँगी कि दुबई का लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा है कि आपको आस-पास अपने सर्कल में भी लोग जो है उस पे देखिए, होता क्या है कि यूजुअली पीयर प्रेशर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कनाडा मूव किया मैंने,
तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ऊपर पीयर प्रेशर ना होता या आस-पास जितनी भी ख़वातीन थीं, वो काम ना कर रही होतीं, तो मेरा ख़्याल है मैं आई वुड हैव कंटिन्यूड फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन आई रियलाइज्ड कि जो कल्चर मुझे दुबई में था, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स दैट आई वाज़ हैंगिंग आउट विद, या जो ज़्यादातर जो आप देख लें जो देसी ख़वातीन हैं, इवन जो आपके गोरे जो एक्सपैट्स हैं, आपको अक्सर आप वो भी देखेंगे बिगड़ कि जाते हैं यहाँ पर आकर। वो दे आर नॉट वर्किंग, वो सिंगल इनकम पे सर्वाइव कर रहे हैं, या वुमेन या मेन बोथ। There are men हुँ, also who are not working because the wife is working in a very good position. So they're choosing to raise kids or be at home. ये मैं हुँ, व्हाइट पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ इन दुबई। बहुत कॉमनली आपको नज़र आएगा कि वो बच्चों की स्ट्रोलर चला रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ में बच्चों को एक लिटिल जिम होता है, इब्न बतूता में होता था, वो मुझे याद है। वहाँ पे मैं हुँ, बच्चों को लेके जाती थी, और मुझे याद है कि वहाँ बहुत सारे जो है वो फादर्स आते थे अपने बच्चों को लेके, और मैं सोचती थी कि यार ये काम नहीं करते, लेकिन यूजुअली द वाइफ वाज़ वर्किंग एंड ही वाज़ अ स्टे एट होम डैड। हुँ, तो हुँ, ये कल्चर जो है ये आपको दुबई में मिलता है, अभी भी है। उसका रीज़न ये है कि सिंगल इनकम पे सर्वाइवल इज़ स्टिल पॉसिबल। नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में सिंगल इनकम पे सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक हुँ, वो ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दुबई में आपके पास चॉइस है। आई एम श्योर देयर आर हुँ, पीपल हू आर डुअल इनकम्स, जो कि लोग काम कर रहे हैं बट बाय चॉइस कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो अपने एक्सपेंसेस और इन चीज़ों को कर्टेल करें तो दे कैन ईज़िली मैनेज ऑन अ सिंगल इनकम एज़ वेल, एंड आई नो पीपल हू've डन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो उसको मैं और बहरोज़ इस तरह से देखते हैं कि ये एक तरह की आपकी सोशल इंश्योरेंस भी है कि अगर आपका एक जो आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अगर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि एक बंदा भी आप कह सकते हैं हैंडीकैप नहीं होता, अगर लेट्स से गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू वन, और या किसी की जॉब चली जाती है, तो दूसरे के पास एक रनिंग इनकम है, चाहे वो कितनी भी हो। ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी बोथ शुड बी अ पावर कपल और दोनों की बड़ी ज़बरदस्त 6 फिगर इनकम्स हों। हुँ, इट शुड बी जस्ट सम मीन्स ऑफ जनरेटिंग एन इनकम। तो उस हुँ, हिसाब से आई थिंक आप नॉर्थ अमेरिकन जो आप विमेन कह लें, या आपकी जो खवातीन जो यूरोप में हैं या नॉर्थ अमेरिका आउटसाइड ऑफ द मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान, वो ज़्यादा इक्विप्ड है टू सर्वाइव, एंड दे आर मोर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन अ पोजीशन कि उन्होंने सारी ज़िंदगी काम किया है या काम करने की आदत रही है। तो उसमें ये कि उनको मालूम है कि हाउसहोल्ड को कैसे रन करना है साथ-साथ साइमल्टेनियसली, तो वो अपने आप को हैंडीकैप नहीं समझती व्हेन दे कम हियर। हुँ, क्योंकि मैं आपको ये हुँ, बता रही हूँ बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने पुरानी पॉडकास्ट में भी ये ज़िक्र किया था आपसे वली, कि आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स जो कि बाय चॉइस नहीं मूव करना चाहते दुबई से टू एनीवेयर एल्स बिकॉज़ ऑफ लूजिंग दैट पावर कि जो उनके पास है इस वक़्त, कि बीइंग एबल टू मूव अराउंड फ्रीली, क्योंकि कोई घर को देख रहा है। हाउसहोल्ड हेल्प मौजूद है, और हाउसहोल्ड हेल्प इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर पीपल इन दुबई, जो खासकर इसके यूज्ड टू हैं फ्रॉम बैक होम एंड देन मूविंग टू द मिडल ईस्ट, और उनके पास हमेशा से कोई रहा है, तो उनके लिए बहुत चैलेंज है ये, कि हम कैसे हुँ। करेंगे सर्वाइव, अगर फॉर एग्जांपल हम घर को कैसे देखेंगे, जॉब कैसे करेंगे एंड ऑल दैट। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस ये कि जो हमने उस वक़्त बात की थी कि थोड़ा-सा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है आपको, प्लस ये कि थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट भी चेंज है अगर कंपेयर करें यहाँ से यूएस को, क्योंकि वहाँ पर अब तो ख़ैर यहाँ पर भी कुछ लॉज़ चेंज हो रहे हैं, जैसे पैटर्नल मैटरनिटी लीव्स मिल जाती हैं आपको, या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अब इंट्रोड्यूस हुई हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, नॉट नॉट ओनली कि जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के अंदर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर प्राइवेट कंपनीज़ को भी इस तरह की चीज़ों में एडहेयर करना पड़ता है। लेकिन ये कि फिर भी ऑफ कोर्स जो चीज़ फैसिलिटेट करती है सेकंड इनकम को वहाँ पर ऑफ कोर्स जो वर्क एनवायरनमेंट है, फैसिलिटी टू हैव लेट्स से रिमोट वर्किंग, अब तो खैर वो यहाँ पर भी आ गई है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि प्रोग्रेसिव हैं दुबई के अंदर, लेकिन जो चीज़ें लेट्स से मैं यूएस के अंदर बोलूँगा या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बोलूँगा जो कि बहुत कॉमन है, वो यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से वो शायद फैसिलिटेट उस तरह से नहीं करते। एक चीज़ ये कि आपको कोई वीज़े का मसला नहीं है। वीज़े का मसला अब यहाँ पर उस तरह से खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें थी पहले, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा रिलक्टेंट फ़ील करते थे कि मैं करूँ ना करूँ, और फिर अगेन वही बात कि उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं महसूस होती थी कि आप कोई सवाल जॉब आपसे टेक करना अप करें। चाहूंगी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कनाडा तो बहुत ही प्रोग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग वुमेन टू वर्क। तो जैसे कि हुँ, मैटरनिटी लीव जो होती है वो 18 मंथ्स है। तो हुँ, यानी कि अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है और दे प्लान ऑन हैविंग अ बेबी, उनको खवातीन को 18 मंथ्स की मैटरनिटी मिलती है, और जो बाय लॉ,
और अभी आपके ऊपर है आप साल की लेना चाहते हैं, साल की तो हर कोई लाज़मी लेता है, लोग ज़्यादातर 18 मंथ्स की नहीं एंड लेते दैट क्योंकि टू बाय इज़ दैट टाइम पेड, राइट? एग्ज़ैक्टली। सो वो कंप्लीटली। आप कह सकते हैं उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि वो आपकी लाइक ऐसे होता है कि स्टैगर्ड होता है आपको पेमेंट्स के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्दर आउट यू आर अवे फ्रॉम वर्क जैसे 1 साल तक आपको मिलती रहती है, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको स्लोली ग्रेजुअली उसकी अमाउंट कम होती जाती है, अगर आप फुल 6 मंथ्स लेते हैं। तो यूजुअली फुल सॉरी 18 मंथ्स लेते हैं। तो 18 यूजुअली मंथ्स लोग क्या लेते हैं। करते हैं कि 1 साल लेके और फिर वापस आ जाते हैं। वो 6 महीने और मज़ीद नहीं लेते, यानी पूरे 18 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं लेते। और कुछ लोग जिनके पास हेल्प नहीं है, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, वो पूरे 18 मंथ्स भी लेते हैं और उसमें ये है कि उनके पास जो है वो प्रो राटा पे उनको फिर वो बाय द टाइम दे कम बैक वो प्रो राटा उनको अब सैलरी मिल रही होती है। तो ज़ाहिर है वो कम हो जाती है बाय द टाइम यू रीच द फुल 18 मंथ्स। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी होना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना था कि दुबई में आई थिंक इट्स ओनली 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स यस, इज़ बेसिकली नथिंग। यू जस्ट हैव टू यस। पुट योर चाइल्ड बैक इन डे केयर और डे केयर्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो अब कनाडा में तो आई थिंक $10 पर डे का कुछ उन्होंने लॉ है। अगेन रीड अप ऑन इट आई एम नॉट श्योर लेकिन कुछ $10 उन्होंने काफ़ी सब्सिडाइज़ कर दिया है डे केयर्स को। तो उससे भी बहुत हेल्प हो गई है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है कि आप बच्चे नहीं, य को यहाँ पर बिल्कुल ऐसी है, 3 मंथ्स ही है आई थिंक, जी, क्योंकि हमारे ऑफ़िस में इस तरह से है सिचुएशन अक्सर होती रहती है, तो मैं यही देखता हूँ कि बेचारी वो ख़वातीन फ़ौरन आती हैं वापस। जी, मतलब विदिन नो टाइम मुझे लगता है कि वो वापस आ गई वो हैं। दे आर बैक तो इट इज़ और वेरी डिफ़िकल्ट और इवन मैंने तो देखा है कि वो ड्यूरिंग द अर्ली डेज़ वो इवन काम भी कर रही होती हैं घर से बैठकर भी। 100% और ये आप हाँ, सोचिए कि यहाँ पर यूएस में 6 मंथ्स है, तो यूएस इज़ आल्सो नॉट एज़ गुड एज़ कनाडा। लेकिन कनाडा की अच्छा। मैं ये एक चीज़ बताना चाह रही थी कि 18 मंथ्स है जो कि यूरोप में भी कुछ जगह है। जर्मनी में फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो फॉर श्योर कि दे आल्सो हैव 18 मंथ्स हुँ, बिकॉज़ अगेन आई हैव समवन हू हैज़ टोल्ड मी दिस। तो ये चीज़ आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जिसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन आल्सो डोंट वर्क, यंगर वुमेन या जो कि ऑब्वियसली चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं। तो ये चीज़ होना पैटर्निटी बाय द वे बिल्कुल। 6 मंथ्स की है। तो पैटर्निटी लीव भी अच्छा, 6 मंथ्स की है। जी। अच्छा! अच्छा ये मुझे नहीं पता था। जी। यूएस में तो नहीं हो गया कनाडा ऐसे ये? में कनाडा पैटर्निटी में? कनाडा में भी अच्छा यूएस में ये है कि पैटर्निटी यूएस में डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन पैटर्निटी इज़ इक्विवेलेंट टू द मैटरनिटी यानी अगर आप स्वैप कर सकते हैं। तो यानी कि वुमन कैन गिव बर्थ एंड गो बैक टू वर्क और फादर कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड 6 मंथ्स की वो स्वैप कर हुँ। सकते हैं आप। तो आप पैटर्निटी लीव पे आप जा सकते हैं 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स की होती है और अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एज़ वेल लेकिन कनाडा में तो 6 मंथ्स है स्टैंडर्ड, इट इज़ स्टैंडर्ड बाय लॉ मतलब वो कनाडा में आपको भले वाइफ़ आपकी पूरा साल ले रहे हैं, आपको भी 6 महीने की मिलेगी? मिलेगी। जी। तो अच्छा, सो अच्छा दैट नहीं इज़ ऐसा समथिंग बिल्कुल भी व्हिच नहीं। इज़ यहाँ पर एक्चुअली 3-4 दिन की कर दी है उन्होंने। हाँ। थोड़ा-सा 3-4 दिन की दी है उन्होंने अभी यहाँ पर। उसमें दे दिए। तो ये हुँ, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे है और प्लस ये कि जैसे मैंने कहा कि फॉर दोज़ हाउसहोल्ड्स अगेन दुबई में शायद प्रोबेबली लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपको वो जो मैंने चाइल्ड सब्सिडी की बात की है, इस पे भी बेरोज़ ने भी एक वीडियो बनाई है। मेरे चैनल पे भी आप देखेंगे आई हैव स्पोकन अबाउट इट कि चाइल्ड सब्सिडी जो है वो मिलती है कि आपका बच्चा जो है जब आपके बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है और ये माँ के नाम पे चेक आता है बेसिकली। और वो आपको जो है वो अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज और इनकम हाउसहोल्ड इनकम आपको वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है फॉर देयर डिफरेंट थिंग्स आप उस बच्चे के लिए कुछ भी ले सकते हैं उन पैसों में से तो ये कुछ आई थिंक चीजें हैं जो कि आपको टैक्स का अपने यू काइंड ऑफ फ़ायदा सी इट नज़र आता है। कमिंग बैक टू यू तो वो उस लेकिन ये हिसाब चीज़ से जो है ना अब उस पे लोग जो आर्ग्यू करते हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग हाई अर्नर हैं या जो लोग हाई परफॉर्मर हैं वो ये कहते हैं कि यार हम तो लेट्स से हमें ये चीज़ें जिसे कहते हैं छोटी-मोटी चीज़ें नहीं चाहिए। नहीं मतलब 1 एग्जैक्टली साल की लेट्स से एक 6 महीने की छुट्टी है मुझे तो नहीं चाहिए। मैं तो वैसे ही मैं काम कर लूँगा या इवन जो कुछ ख़वातीन होंगी वो भी कहेंगी कि मुझे नहीं चाहिए आई वांट टू जस्ट गो गो बैक टू वर्क। और मैं अफ़ोर्ड कर लूँगी नैनी, मुझे मसला नहीं है, मैं मेड अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो $500 के चेक मेरे पास हर बच्चे के आएँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इतना पैसे कमा रहा हूँ कि वो मुझे बहुत छोटी अमाउंट लग रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हैं, पर्सपेक्टिव आप क्या है कितने आपका? पर्सपेक्टिव क्या 100% है, हाँ। बिल्कुल। ये हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दुबई में वर्क लाइफ बैलेंस पे भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, तो अभी रिसेंटली मैं जब दुबई गई तो मैंने कुछ लोगों से जिनसे भी मिली तो अगेन पीपल वर कंप्लेनिंग अ लॉट अबाउट कि काम बहुत ज़्यादा है, आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक में फँस जाते हैं। ट्रैफिक तो ख़ैर दुनिया जहान में हर जगह ही बढ़ गया है, लेकिन ख़ैर हुँ। दुबई में मुझे एक्सेसिव लगा इस बार। और जो है वो आई थिंक उसका किसी ने मुझे बताया कि अफोर्डेबिलिटी ऑफ द आई थिंक गाड़ी आसानी से अब आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं ऑन फाइनेंसिंग और समथिंग।
टू दैट इफेक्ट मुझे नहीं, नहीं, प सुनता है पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई है। जी, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है कोविड के बाद से। कुछ एग्ज़ैक्टली तो सिचुएशन उस वीज़ाज़ हिसाब वगैरह भी से आसान किए हैं तो उसकी वजह से उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हुआ है और हाँ, सिर्फ़ आई थिंक सिर्फ़ साउथ एशिया से नहीं, दुनिया जहान से लोग दुनिया ज़्यादा से आ मूव रहे हैं, हो गए बिल्कुल। दुबई। तो हाँ, उस हिसाब से आई थिंक जो लोगों ने कंप्लेंट्स की, उसपे मुझे ये हुआ कि एक चीज़ जो अगेन व्हिच वुड डिटर मी एंड नॉट मेक मी मूव टू दुबई इज़ अगेन द लैक ऑफ ऑप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे आउटसाइड ऑफ वर्क हमारी लाइफ़ है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है लोगों के पास ऑप्शंस वहाँ पे, माँ सिवाय मॉल्स के और जो भी डिफरेंट उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, व्हिच नॉट टू से कि वो कोई बुरी हैं, जस्ट टू से कि यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, जो मैं और बहरोज़ अगेन मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बहुत इस पे बात की है और आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर वेस्ट में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू एन्जॉय विदाउट स्पेंडिंग अ बक। तो यानी आप घर से बाहर निकलते हैं, आप एक वॉक पे निकल जाते हैं, आपके पास पार्क्स हैं, बेहतरीन अगेन वो एनवायरनमेंट भी ऐसा है, वेदर ऐसा है कि वो जो है उनको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। नेचुरली इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यू हैव एवेन्यूज़ टू एन्जॉय विदाउट हैविंग टू स्पेंड मनी। तो उसमें के लोगों के पास एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स बाहर खेला जा सकता है, आप जो है वो बाहर वॉक कर सकते हैं, बेसिक सी चीज़ मैं बता रही हूँ। जो कि मुश्किल होता है दुबई में विद ऑल द जो हीट है इतनी ज़्यादा, आधे ज़्यादा साल तो आपके पास समर में इट्स हार्डली पॉसिबल फॉर यू टू स्टेप आउट एंड टेक अ ब्रीदर। तो उस तरह से जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो लाइफ आउटसाइड ऑफ वर्क प्लेस एग्ज़िस्ट करती है, जो कि लोग यूजुअली प्लान्स कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग मंडे लोग अपने प्लान्स बनाना शुरू कर देते हैं कि व्हाट दे विल प्लान ऑन डूइंग ड्यूरिंग द वीकेंड और ड्यूरिंग द वीक इवन। तो लोगों के पास एक्टिविटीज़ हैं आउटसाइड ऑफ वर्क। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बॉस है तो वो जो है वो पोस्ट वर्क उसके पास अपने बच्चों के को जहाँ उसके बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं बेसबॉल, वो वहाँ कोच भी है। तो वो आउटसाइड ऑफ द वर्क आवर्स वो कोच करता है। तो नॉट टू से कि आप ये दुबई में नहीं कर सकते, ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि अगर आपकी क्या स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में आप कितना इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ वेरी बेसिक, यानी बहुत नॉर्म है। मतलब मैं काफ़ी वॉव हो गई थी उसको, लेकिन फिर मैंने देखा कि हर दूसरा बंदा यही कर रहा है। वो या वॉलंटियर कर रहा है जाके जहाँ बच्चों की स्विम मीट्स हो रहे हैं, वहाँ पे जाके वॉलंटियर कर रहा है या कोई ना कोई एक्टिविटी लोगों के पास है, जो Dubai में I did not see that because people are so like work hours में they're so bound with traffic and all getting back home and then spending time। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ घर पे टाइम स्पेंड कर लें वर्सेस कि आप अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें। तो दिस इज़ द अदर थिंग जो कि बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं आई वुड सेकंड दैट बिकॉज़ अच्छी से अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो मेरी दोस्त हैं काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, कुछ भी हों, किसी भी पोज़ीशन पर हों, मैं यहाँ पर वही देखता हूँ कि थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा है वर्क का, जो कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। जो लोग लेट्स से बाहर होते हैं कनाडा में, यूएस के अंदर, ठीक है, यूएस के अंदर थोड़ा बहुत मुझे फिर भी होता है, नज़र आता है, लेकिन एट लीस्ट कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से नहीं है। बल्कि मैं हमारा एक ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप, उसी पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा एक दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो वो कह रहा था कि यार मुझे तो 3 दफ़ा ऑप्शन आ चुका है कि तुम अपने आप को अपग्रेड करके अगर तुम्हें बनना है तो मैनेजर बन जाओ अपने डिपार्टमेंट के। उसने बोला मुझे बनना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर भी थोड़ा-सा तुमको स्ट्रेस मिल सकता है, यहाँ पर तो मुझे कोई मसला नहीं है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, एंड बाय चॉइस ही इज़ नॉट विलिंग टू गेट प्रमोटेड। तो इस तरह एग्ज़ैक्टली से बिल्कुल है। प्लस ये कि मैं थोड़ा-सा लोगों को ये भी कहता हूँ कि जब लोग यहाँ पर दुबई में रहते हैं, आई एम रियली सरप्राइज़्ड कि बहरोज़ का जब मैंने आपसे सुना कि यू गाइज़ मेड योर वेल्थ, व्हाटएवर वेल्थ यू हैव, वो आउटसाइड दुबई बनाई है आपने, जब दुबई से चले गए थे। हालाँकि जी, वो टाइम जो यहाँ का है, वो तो लोगों का गोल्डन प्राइम टाइम होता है, और ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे छोटे हों, जब वो स्कूल गोइंग नहीं हो, उस टाइम पर तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है। क्योंकि मैं सबको यहाँ पर ये बोलता हूँ कि अगर आपकी अच्छी सैलरी है, तो आप ये समझें कि आपके पास आपकी सैलरी कट डाउन हो गई है, लेट्स से ऑलमोस्ट 45%, क्योंकि किसी भी मुल्क आप जाएँगे और इस तरह की सैलरी मिल रही होगी, तो 40-45% के करीब आपको टैक्स लगेगा, अगर आप अच्छे टैक्स ब्रैकेट के अंदर हैं। तो अगर और उसके बाद भी जो लोग वहाँ पर, लेट्स से कनाडा में किसी को 45% टैक्स लग रहा है, तो उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ तो सेव कर रहे हैं। तो आप अगर दुबई में रहते हुए 100% आपको सैलरी मिल रही है, और उसके बाद या इनकम आपकी 100% है, और उसके बाद भी आप, और आपको बेनिफिट्स भी मिले हुए हैं, और उसके बाद भी आप पे टू पे चेक रह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर और आपकी एक्यूमेन के ऊपर, कि आप क्या सोच के, क्या करके अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आप उसी पैसों को सिर्फ़ ये सोच लें कि मुझे टैक्स देना है,
और गवर्नमेंट को नहीं देना है, अपने आप को देना है और उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट करें, सेव करें, तो बिल्कुल। आप ऑटोमैटिकली जो है वो एक बेहतर पोज़ीशन पे पहुँच जाएँगे और ये जो पैसों का होना ही एक रीअश्योरिंग एक थॉट होती है कि भई हमें पता है कि चलो कुछ ना कुछ तो मौजूद है। आई एम रियली सरप्राइज़ कि लोग जो हैं वो अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे रहते हुए कुछ नहीं करते। मैं ख़ैर अपने चैनल के ऊपर बहुत बात करता हूँ इस बारे में कि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 50, 60, 70 हज़ार दिरहम की सैलरीज़ होने के बावजूद 15 साल बाद दे लुक बैक और पता चलता है कुछ भी नहीं है हाथ में या थोड़ा बहुत जो है वो कुछ उसका कोई फ़ायदा नहीं था एज़ सच जिस लेवल पे वो पहुँच गए थे। तो और इसका मुझे लगता है एक बात ये भी है, पेनी वाइज़ पाउंड फुलिश हैं लोग। अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर राइट, बिल्कुल। सेविंग इन द रॉन्ग, लाइक सेविंग आप उधर कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत मामूली सी रकम बचा रहे हैं। लेकिन आप वो जो बड़े डिसिशंस हैं, उनमें आप हुँ, जहाँ आपको सेव करना चाहिए, वहाँ आप कर नहीं रहे हैं। तो अगेन आई वुड कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये पर्सनल फाइनेंस है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन, इवन इफ यू आर लिविंग कंप्लीटली टैक्स फ्री और कहीं भी आप दुनिया में, आप दुबई में भी हो या मिडल ईस्ट में, सऊदी में हो, कहीं भी अगर आपके स्पेंडिंग पैटर्न ऐसा है कि जो हुँ, आपके जो आप बना रहे हैं उससे ज़्यादा है, यानी स्पेंडिंग, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू आर मेकिंग, तो आई थिंक देयर इज़ अ बिग डिवाइड। तो एक जो चीज़ मैं बोली यहाँ पे, क्योंकि अब रमज़ान आने भी वाला है, तो उस पर्सपेक्टिव से हर साल हम ये डिस्कशन करते हैं और याद आता है, बहुत ज़्यादा दुबई याद आता है और उस टाइम पे वाक़ई में फ़ील भी होता है कि कितनी अच्छी थी लाइफ़ जब दुबई में थे, या जो लोग मिडल ईस्ट में हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे। और मैं अब यहाँ पे बताती चलूँ कि व्हाई नॉट पाकिस्तान, बिकॉज़ पाकिस्तान में एक तो रमज़ान में सॉरी टू से बहुत अफ़रा-तफ़री होती है और बहुत ही मारा-मारी होती है, मतलब इफ्तार के टाइम पे पीपल आर जस्ट गोइंग क्रेज़ी, तो वो ऑल्दो फीलिंग है, लेकिन वो उस तरह की नहीं है जैसे कि दुबई में आपको एक रमज़ान का जो मज़ा आता है ना, कि आपके पास एक सब तौर टाइम होता है। तरीके तमीज़ हुँ, से वैसे ही लोग चल रहे होते हैं और टाइमिंग्स कम हो जाती हैं वर्क प्लेस की। वो जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको रोज़े में जो है वो आप जल्दी घर जा सकते हैं और आपके आवर्स जो है वो कम हो जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये है कि इफ़ यू आर ओपन अबाउट इट और आप अगर बात करते हैं अपने वर्क प्लेस पे कि यू आर फास्टिंग, तो आप ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन नॉट जस्ट लीव द वर्क एंड वॉक अवे, क्योंकि आप एक वाहिद हैं जो कि प्रॉपर्ली यू आर फास्टिंग। लेकिन दुबई में तो ये है ही नहीं ना, आप समझें कि वो महीना इतना अच्छा होता है कि आप इबादत भी कर सकते हैं, आप रोज़े भी रख सकते हैं, आप सब कर सकते हैं बड़े सुकून के साथ। तो वो चीज़ हम बहुत मिस करते हैं। अज़ान की आवाज़ बहुत मिस करते हैं, क्योंकि मॉल में जब मैं घूम रही थी तो मुझे वो जैसे ही अज़ान शुरू हुई तो बड़ा अच्छा लगा, जो कि इस तरह सुनने को मिलती ही नहीं है अज़ान। तो वो सारा जो एलिमेंट है ना, आई थिंक फॉर स्पेशली मुस्लिम्स हू आर मूविंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट, ये एक वो चीज़ है, ये गैप तो आई थिंक कभी पूरा हो ही नहीं सकता नॉर्थ अमेरिका में। चाहे आप बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। किसी पॉकेट में भी रह रहे हो, ह्यूस्टन में भी रह रहे हो जहाँ सबसे ज़्यादा देसी पॉपुलेशन एग्ज़िस्ट करती है। इवन कनाडा में भी जो ज़्यादातर आपकी जहाँ मिसिसागा या ऐसी ओंटारियो में जगहें हैं जहाँ बहुत ज़्यादा देसी पॉपुलेशन है, वहाँ भी आपको वो फीलिंग नहीं आती रमज़ान में जो कि आपको मिडल ईस्ट में आती है। तो ये हम बहुत मिस करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम बात कर रहे थे कि मैटरनिटी लीव मैं अभी तक हैरान हूँ कि 18 महीने की मुझे आइडिया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि 18 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जब रमज़ान आते हैं और यहाँ पर रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होता है और ऑल्दो कि अब उतना रिलैक्स नहीं रहा है लेकिन एटलीस्ट कहने को वो ऑफ़िस आवर्स कम हो जाते हैं और उसके बाद आप एटलीस्ट ऑफ़िस आवर और सबके लिए कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जी। किसी एक हुँ। क्लास के लिए कम हो रहे हैं, वो सबके लिए कम हो जाते हैं। तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है कि बिल्कुल ट्रैफ़िक ख़त्म हो जाती है इफ्तार के टाइम पर। वो सारी चीज़ें फिर ईद की छुट्टियाँ मिलती हैं आपको मतलब लंबी छुट्टियाँ हो सकती हैं। ईद ब्रेक 1-1 हफ़्ते की हो सकती है, जो कि क्रिसमस वहाँ पर शायद 1 हफ़्ते की हो, लेकिन यहाँ पर 2 ईदें कभी-कभी 1-1 हफ़्ते की ईद ब्रेक मिल सकती है और छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। ये भी एक पॉइंट है क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में 14 छुट्टियाँ होती हैं आई थिंक 14 डेज़ की अच्छा, एनुअल इसमें मैं लीव्स आपको होती हैं। थोड़ा-सा बता दूँ कि कनाडा जो है इस मामले में बहुत अच्छा है। कनाडा में बहुत ज़्यादा आपको हॉलिडेज़ मिलती हैं। आई डोंट नो टोटल कितनी है, लेकिन फैमिली डे होता है जिसका कि मैंने कभी कॉन्सेप्ट कहीं और सुना ही नहीं था कि फैमिली डे उन्होंने ख़ास एक दिन छुट्टी दी आपको, सिर्फ़ ये कि आप अपनी फैमिली के साथ वो दिन स्पेंड करें, अच्छा! उसको कहते हैं अच्छा, फैमिली अच्छा। डे। जी। तो अच्छा, ये मुझे अच्छा। यूएस आके भी लोगों ने काफ़ी, क्योंकि यूएस में बाय द वे छुट्टियाँ बहुत कम हैं। सो इट्स अ वेरी कंपैरेटिव कल्चर कंपेयर्ड टू कनाडा।
और हुँ। छुट्टियाँ वग़ैरह आपको उतनी नहीं मिलती जितनी कनाडा में है। कनाडा में वो वेटरन्स डे उनका होता है, जो बेसिकली उनके आर्मी में जैसे जो लोग हैं या मिलिट्री में जो उनके वेटरन्स जिनको हम कहते हैं, उनकी सैक्रिफाइसेज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे यहाँ प्रोबेबली पाकिस्तान में 6 सितंबर होता यहाँ है। पर भी होता है, यूएई में भी होता है, एग्ज़ैक्टली। वो आई थिंक नवंबर नवंबर के में एंड में होता है, होता है। बिल्कुल। और हाँ, इंडिपेंडेंस डे के शायद आस-पास होता है वो। पीछे होता है, तो उससे पहले होता है, जी, बिल्कुल। उससे पहले हुँ, होता है। तो वो यहाँ पे है, फैमिली डे तो मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज़ ये एक बड़ी एक अच्छी चीज़ थी हम लोगों के लिए टू एक्सपीरियंस दैट कि एक दिन मिलता है ख़ास आपको सिर्फ़ इसलिए कि यू डू एनीथिंग और एवरीथिंग विद योर फैमिली। तो वो कहलाता ही फैमिली डे है। तो छुट्टियाँ हैं, मगर उस तरह से अगेन नहीं है जैसे आपको ईद की एक छुट्टी मिल जाती है, दोनों ईदों पे, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, मिडल ईद हुँ, पे, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती, आपको लेनी पड़ती है अपनी हुँ, हुँ। पेड टाइम ऑफ में से। नहीं, बिल्कुल बतूल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये चीज़ें प्लस एंड माइनस दोनों हैं अपनी जगह पर और मैं अक्सर लोगों से कंसल्टेंसी कॉल्स पे भी यही बात करता हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं आ रहे हैं या जा रहे हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस सेटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती। बाय द वे मैं इस पॉडकास्ट से पहले मैं ये सोच रहा था कि जो चीज़ें मैं बात करने जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें हमने की हुई भी हैं और एटलीस्ट जो लोग दुबई में रहते हैं, उनको पता है कि उनका रीज़न क्या होगा मूव करने का। लेकिन फिर एट द सेम टाइम मुझे फिर ये भी ख़्याल आया कि बहुत सारे लोग दुबई आना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग ना सिर्फ़ पाकिस्तान, इंडिया से बल्कि वो लोग कनाडा, यूके इवन मैं कुछ इंक्वायरीज़ यूएस से भी देखता हूँ, फिर ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह के यूरोप से भी। बहुत सारे लोग वहाँ से आना चाह रहे हैं और बहुत बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता। जैसे मुझे अभी एक कॉल के ऊपर किसी ने कहा था कि यार मैंने सुना है वहाँ पर बड़ा मतलब बिहेवियर बहुत अजीब-सा होता है लोकल्स का अगेंस्ट जो एक्सपैट्स होते हैं और आपको रोड रेज भी मिलता है, रोड पे आपको आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब शायद दुबई में जो है ना लोगों के पास कॉन्सेप्ट उस तरह का है ही नहीं। मैंने एज़ आई सेड बिफोर कि कुछ लोगों ने आज तक दुबई देखा ही नहीं है। तो वो अपना पर्सपेक्टिव बना के बैठे हुए होते हैं कि मैंने उनको ये बोला कि यार आपका रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो दुबई में आपको ये नहीं देखा जाएगा कि वो सामने वाला लोकल है या किसकी गलती है और किसकी नहीं है। वो फिर जिस तरह से भी उसको टैकल करना होगा, वो लॉ उसको उसी तरह से टैकल करेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या आपकी नेशनैलिटी क्या है। चाहे आप गोरे हों, चाहे आप ब्राउन हों, चाहे आप लोकल हों, वो उस चीज़ को मैटर नहीं करता और इसी वजह से दुबई एक ब्रांड बना है। तो लेकिन ऑफ़ कोर्स अपने पॉज़िटिव नेगेटिव्स हर चीज़ के साथ मौजूद हैं ये सारी चीज़ें और जिसको जहाँ भी मूव करना है वो अपने एक्सपेक्टेशन सेट करके मूव हो। बाकी आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं बस यही कहूँगी कि देखें जो आज कन्वर्सेशन हुई है, जो मैंने आपसे की है, ये मेरी अपनी पर्सनल आप एक तरह की आपसे कह सकते हो ओपिनियन है और स्टोरी है। इट कुड टोटली बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्सेस एक्सपीरियंस हुँ, एंड अगेन मोटिवेशंस। मैं आज आई विल मूव इन अ हार्टबीट टू दुबई और मिडल ईस्ट इफ आई डिड नॉट हैव चिल्ड्रन। तो मेरा और बहरोज़ का अक्सर ये होता है कि हम मूव हो जाते अगर बच्चे नहीं होते। तो हमारी मेन मोटिवेशन ये थी मूव होने की भी, वो यही थी कि बच्चों को वी वांटेड टू गिव देम परमानेंसी कि कहीं एक जगह जहाँ वो परमानेंटली अपने घर कह सकें। नॉर्थ अमेरिका में अगर वो पढ़ने जाएँगे तो इवेंचुअली घर कहलाएगा वो, तो हम भी उनके साथ हों, पास हों वर्सेस के आपने बच्चों को भेज दिया और खुद आप पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में हैं, तो हमारे लिए वो प्रॉक्सिमिटी बच्चों के साथ होना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आज बच्चे इक्वेशन में नहीं होते तो येस वी वुड हैव डेफिनिटली मूव्ड एनीवेयर वी वांटेड एंड दुबई वाज़ ऑब्वियसली एन ओपन ऑप्शन। चलें ज़बरदस्त बतूल थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट और आई होप कि वी डू अनदर वन फॉर सून। श्योर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग।